हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें हम आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समाचार पेश करते हैं और वो समाचार देने का प्रयास करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज हम एक ऐसी खबर की छानबीन कर रहे हैं जो हर भारतीय से जुड़ी है। हमारी सरकार, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी हर दिन की जिंदगी से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के बड़े फैसले, जिनमें नोटबंदी हो या इससे पैदा होने वाली बेरोजगारी या फिर जीएसटी हो या इस सरकार के दौरान मॉब लिंचिंग जैसी दिन दहलाने वाली घटनाएं हों, ये सब क्यों हुआ और ऐसा होने के लिए हालात कैसे बनाए गए, इन सब के पीछे किए गए कथित खेल से जुड़ी खबर है। यह खबर विदेश से आने वाली है, लेकिन हर भारतीय से जुड़ी है। एक सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेल्फ क्लेम्ड एक्सपर्ट सैयद शुजा ने अमेरिका से स्काइप के जरिए लंदन में पिछले दिनों हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि अगर 2014 लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ ना हुई होती तो कांग्रेस को 210 सीटों पर हार का मुंह देखना ना पड़ता, यानी भाजपा की सरकार ही ना होती। अभी सरकार और चुनाव आयोग इन दावों पर छानबीन करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। और तो और सही सैयद शुजा को पहचानने से भी इनकार किया जा रहा है। लंदन में फॉरेन प्रेस एसोसिएशन और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जरिए की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैयद शुजा ने कहा कि वे 2014 में भारत से भाग गया था क्योंकि उसने अपनी टीम के 11 सदस्यों की कथित रूप से भाजपा के एक नेता किशन रेड्डी के कहने पर हैदराबाद के निकट हुई हत्या के बाद देश में खतरा महसूस किया था। उन्होंने कहा कि इन लोगों की हत्या के अगले ही दिन हैदराबाद के निकट मुस्लिम सिख दंगा कराया गया और बीएसएफ की फायरिंग में इन 11 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। उनका आरोप है कि ये दंगे 11 लोगों के कत्ल को छुपाने के लिए कराए गए थे। ये बहुत बड़ा आरोप है। मैंने वो सांप्रदायिक दंगों की खबर देखी है, उसमें 3 लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में खास रोल अदा करने वाले इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश रे ने शुरू में ही बताया कि चुनाव आयोग और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का इनविटेशन दिया गया था। वहां केवल कांग्रेस के कपिल सिब्बल ही वहां पहुंचे। भाजपा का आरोप है कि हरीश रे कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए लिखते हैं और नरेंद्र मोदी की अक्सर आलोचना करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित होने का आरोप लगाया है ताकि देश को और चुनाव आयोग को बदनाम किया जा सके। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी को भी लंदन के लिए इनविटेशन मिला था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। लंदन में हुए कार्यक्रम में बोलते हुए शुजा ने दावा किया है कि उन्होंने सरकारी उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए 2009 से 2014 तक काम किया है। शुजा ने कहा कि वे 2014 के चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम की डिजाइन करने वाली टीम में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वे एक मशहूर भारतीय पत्रकार से मिले और उन्हें ईवीएम की धांधली के बारे में पूरी कहानी बताई। यानी उन्होंने ये कहा है कि जब मैं अमेरिका पहुंच गया उसके बाद मैं एक भारत के बड़े पत्रकार से मिला। उन्होंने पत्रकार का नाम नहीं बताया, लेकिन इशारों में एक ऐसे पत्रकार के बारे में बताया कि जो बहुत शोर मचाता है टेलीविजन शो में। उन्होंने कहा कि वही पत्रकार जो ऊंची आवाज से अक्सर कहता है हाउ डेयर। उम्मीद है जिसे मैं समझा हूं आप भी समझ गए होंगे उसका नाम। लेकिन शुजा के अनुसार स्वदेश लौटकर उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी वाली उनकी दी हुई खबर को अपने टेलीविजन चैनल पर नहीं दिखाया। शुजा ईवीएम मशीन हैक करके दिखाने के लिए लंदन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले थे, लेकिन इससे केवल 4 दिन पहले उन पर अमेरिका में ही जानलेवा हमला कराया गया, जिसके कारण वो लंदन नहीं आ सके और उन्होंने स्काइप के जरिए टेलीकॉन्फ्रेंस से ही लंदन में आए पत्रकारों को संबोधित किया। उनका कहना था कि उन पर हमला करने वाला अफ्रीकन अमेरिकन था, जिसे हमले के लिए $3000 दिए गए थे।
उनका दावा है कि सितंबर 2013 में उनकी 14 लोगों की टीम से ये स्टडी करने के लिए कहा गया था कि क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। नतीजे में उन्होंने बताया था कि जी हां, हैकिंग संभव है। इस पर हैकिंग यानी गड़बड़ी करना, अंग्रेजी का वर्ड है जो आमतौर पर मशीन को हैक करके बगैर एक तरह से स्वीकृति के जिसके पास मशीन है या जिसकी मशीन है उसमें अगर हैकिंग होती है, जैसे कंप्यूटर हैकिंग का भी आपने सुना होगा, इसलिए उसमें गड़बड़ी करने को हैकिंग कहते हैं। इस पर उनसे कहा गया कि ऐसी ईवीएम मशीन बनाए जिनमें गड़बड़ी ना की जा सके। उनकी टीम ने 14-15 ऐसी मशीनें बना दी थी जो हैक ना हो सकें, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन मशीनों को यह साबित करने के लिए पेश करता है उसके बाद में, जब उन्होंने मशीन बना दी, कि हैकिंग संभव नहीं है। उसके बाद जब भी चैलेंज किया गया है तो शुजा के अनुसार ये वो मशीनें हैं जो बाद में बनाई गई थी, वो मशीनें नहीं है जिससे इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जिन मशीनों को। 14 लोगों में से जो 12 लोग हैदराबाद के निकट भाजपा के लीडर किशन रेड्डी से मीटिंग के लिए गए थे, उन्होंने ये भी बताया कि जो 14 लोगों की टीम थी उनमें से 12 वहां पर गए। उन सब पर नेता के बॉडीगार्ड ने अचानक बिना किसी कारण के गोली चला दी और सभी को मरा हुआ समझा गया। शुजा के अनुसार जब उनको होश आया तो वे एक वैन में 11 साथियों की लाशों के बीच में थे। उन्हें भी गोली लगी थी लेकिन वो बॉडी से बाहर निकल गई थी। वे किसी तरह से वहां से भाग निकले और पासपोर्ट का इंतजाम करके नई दिल्ली एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए निकलने में कामयाब हो गए। ये उन्होंने अपनी एक कहानी बताई है, वो सरकार अपने तौर पर चेक कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर को उनके अनुसार $100 रिश्वत भी दी। यानी जिस तरह से वो जा रहे थे, शायद उनके यहां पासपोर्ट में वीजा लगी हुई नहीं थी या जो भी वजह रही हो, कानूनी कोई कमी थी या वो जख्मी थे, उसकी रिपोर्ट ना दें किसी को, इसलिए इमिग्रेशन के ऑफिसर को, जो आमतौर पर एजेंसीज के लोग होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के इमिग्रेशन पर, उसका कहना यह है कि $100 मैंने रिश्वत दी और मुझे उसने जाने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्काइप के जरिए शुजात को स्क्रीन पर दिखाया गया, लेकिन उसका चेहरा नकाब में था। जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन को ब्लूटूथ या वाईफाई से हैक करना संभव नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए ग्रेफाइट आधारित ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके अनुसार इन ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि ईवीएम में हैकिंग के बारे में जानकारी होने के कारण केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी गई थी, जिनको नई दिल्ली में रोड एक्सीडेंट में 3 जून 2014 को मार दिया गया था। उसके अनुसार, उसके अलावा सरकार का वर्जन यही है कि वो एक एक्सीडेंट में मरे, रोड एक्सीडेंट में, और जहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं यहां से हार्डली 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वो एक जगह थी, नई दिल्ली की वो जगह जहां सरकार चौड़ी सड़कें हैं और सरकार नई दिल्ली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंटर है, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ था। ऐसी जगह जहां आमतौर पर एक्सीडेंट नहीं होते। मैं इस इलाके में तकरीबन 15-20 साल से रह रहा हूं, यहां कभी इस तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ जिस तरह का गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ जहां सिक्योरिटी, चौड़ी सड़कें और बहुत बेहतर इंतजाम है। यह नई दिल्ली में रोड एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ था जहां कभी एक्सीडेंट नहीं होता, जो मैंने आपको बताया। शुजा ने यह भी दावा किया है कि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को मार दिया गया था। इसके बाद गोपीनाथ मुंडे की हत्या की जांच कर रहे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारी तंजील अहमद की भी हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत का कारण पारिवारिक कलह बता दिया गया था। आपको याद होगा कि बिजनौर के पास इस अधिकारी की हत्या हुई थी। शुजा का कहना है कि तंजील अहमद गोपीनाथ मुंडे की मौत के जांच पर रिपोर्ट देने वाले थे। बाद में यह केस पूरी तरह से बंद कर दिया गया। शुजा के अनुसार वे भारत में चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम की डिजाइन करने वाली टीम में शामिल थे। उन्होंने दावा किया है कि दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने भाजपा को ईवीएम को हैक करने के लिए ट्रांसमीटर प्राप्त करने में मदद की थी। शुजा के अनुसार उनसे कई दूसरी पार्टियों ने मशीनों में छेड़छाड़ करने के लिए संपर्क किया था। यानी अलग अलग पार्टियों में एक तरह का कंपटीशन हो गया था कि वो अपने हक में हैकिंग करा सकें।
अब आम जनता जो वोट अपने किसी खास पार्टी या लीडर को देती है, वो सब बेवकूफ, हैकिंग करके जिसकी तरफ चाहो जैसे चाहो नतीजे कर लो, इस तरह की उसने आरोप लगाए हैं। ये बताया है कि ऐसा पॉसिबल है। आम आदमी पार्टी भी जानना चाहती थी कि मशीन कैसे हैक की जाती है, ताकि सार्वजनिक तौर पर वो भारत में दिखा सकें कि ईवीएम मशीन को कैसे हैक किया जाता है। शुजा ने कहा कि उसने अमेरिका में पहुंचकर राजनीतिक शरण ली है, जिसे पॉलिटिकल एसाइलम कहते हैं। इससे पहले अमेरिकी सरकार ने उनके द्वारा दिए गए तथ्यों की जांच पड़ताल की है। यानी अमेरिकी सरकार का एक सिस्टम है कि अगर किसी देश से कोई पॉलिटिकल एसिलम, यानी वो ये बताता है कि मुझे खतरा है अपने देश में राजनीतिक कारणों से, तो उसको आमतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, इन मुल्कों में शरण मिल जाती है, जिसे रेफ्यूजी स्टेटस कहते हैं। शुजा ने यह भी कहा है कि 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में हम प्रशासन की कथित करने की प्रसारण को बाधित करने में कामयाब रहे, जिसके परिणाम स्वरूप यानी जिसके नतीजे में आपने 70 में से 67 सीटें जीती, नहीं तो भाजपा जीत जाती। उन्होंने दावा किया है कि अब भी देश में 10 लोग, उनकी टीम के लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि अब सरकार शायद उन 10 लोगों की तलाश में निकलेगी। और इन 10 लोगों के बारे में जो शुजा ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये वो लोग हैं जो चुनाव मतगणना के दौरान भाजपा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को भेजे जाने वाले कम्युनिकेशन को बीच में इंटरसेप्ट यानी रोक लेते हैं। वे 10 लोग अपनी जान पर खेल कर देश में लोकतंत्र बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है कि इंडिविजुअल्स हैं और वो उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, ये अपनी जान का खतरा लेकर के ये काम कर रहे हैं, ऐसा शुजा ने दावा किया है। उनका दावा है कि ये लोग शुजा के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी टीम इन राज्यों में प्रसारण को हैक करने के लिए भाजपा की कोशिशों को बाधित नहीं करती, तो भाजपा हाल में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी जीत गई होती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई भारतीय पत्रकार भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर किए हैं शुजा से। भारतीय चुनाव आयोग ने शुजा के दावे को गलत बताया है और कहा है कि वो शुजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। उसने ये भी दोहराया है कि ईवीएम का उपयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बहुत सख्त निगरानी और सुरक्षा के तहत किया जाता है। शुजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही कहा था कि भाजपा और चुनाव आयोग इससे इनकार करेंगे, जो कुछ वो आरोप लगा रहे हैं, जो कुछ वो बातें बता रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी इस गड़बड़ी के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। ये बहुत ही बड़ा रहस्योद्घाटन है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर ये जानते हों, सैयद शुजा के अनुसार, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति में भी चुनाव होते हों, नतीजे बताए जाते हों और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी उसको जानते हों। इसी बीच ECIL ने यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन को लिखे पत्र में कहा है कि सैयद शुजा ना तो एक नियमित कर्मचारी के रूप में कॉर्पोरेशन के रोल पर रहे हैं और ना ही वो 2009 से 2014 के बीच ईवीएम के डिजाइन और विकास से किसी प्रकार से जुड़े थे। यानी उस कंपनी ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है कि सैयद शुजा का हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं था। चुनाव आयोग ने भी अपने दावों को खारिज कर दिया है, शुजा के दावों को खारिज कर दिया है और मंगलवार को दिल्ली पुलिस के पास एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। द वीक एक मैगजीन है, उसने कुछ आईटी एक्सपर्ट से बात करके सैयद शुजा के आरोपों की छानबीन करने का प्रयास किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो बातें शुजा ने कही हैं वे आधारहीन हैं, लेकिन पिछले कई सालों से, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, पिछले कई सालों से जिस तरह मीडिया सरकार को बचाने में लगा हुआ है, अभी यकीन नहीं हो रहा है कि जो बयानात और रिपोर्टें आ रही हैं वो सही हैं। ये समय गुजरने के बाद चीजें पता चलेंगी, अभी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता।
ऐसे में सरकार को जांच करनी चाहिए और ऐसे में जबकि अक्सर राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हटाकर मतपत्र से वोटिंग कराने की मांग की है, तो अगर यह मांग मान ली भी जाए तो देश में जनतंत्र पर भरोसा बढ़ेगा। ये अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां उस पर सवाल उठा रही हैं। मतपत्र पर पहले इलेक्शन होते थे और बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे हैं जो ईवीएम से को हटा करके मतपत्र पर वापस आए हैं। अगर भारत में भी ऐसा हो जाए और ऐसी संभावना पर सरकार सोचे और वापस मतपत्र से इलेक्शन होने लगे तो शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से जनतंत्र पर जिस तरह से इस तरह की सैयद शुजा के जिस तरह के आरोप आए हैं उससे जनतंत्र पर इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उस पर यकीन कमजोर होता है लोगों का। अब सवाल यह होता है कि क्या सरकार या भाजपा की ओर से इन आरोपों को नकारने से बात खत्म हो जाती है? क्या देश की जनता को डेमोक्रेसी और गणतंत्र में रहते हुए यह जानने का हक नहीं है कि आखिर शुजा के आरोपों में बताई गई बातें कितनी सच हैं? यदि ऐसा ना हुआ तो क्या जनता को देश के सिस्टम पर भरोसा बाकी रहेगा? क्या ऐसे में सरकार को ईवीएम मशीनों को हटाकर मतपत्र पर चुनाव करने से बचना चाहिए? अगर शुजा के आरोपों की जांच अमेरिका ने अपनी तरह से करके उसे राजनीतिक शरण दिया है तो क्या हमारी एजेंसियों को छानबीन नहीं करनी चाहिए या फिर इन एजेंसियों को, जैसा कि उन पर आरोप लगते रहते हैं, सियासी पार्टी का पिछलग्गू बना रहना चाहिए? क्या नागरिकों को हकीकत जानने का हक है या नहीं? क्या वाकई जनता चुनाव आयोग और ईसीआईएल के वक्तव्य से संतुष्ट हो जाएगी? क्या इस सब से बचने के लिए जनता को फिर किसी गैर जरूरी और इमोशनल मसले पर बिजी कर दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब कभी कोई सख्त कोई सवाल आता है सरकार के सामने तो उस टाइम किसी और इशू में फंसा दिया जाता है, जैसा कि अब तक आप लोगों ने तजुर्बा किया है। आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। यदि आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद घंटी के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।